अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द वैम्पायर आरून पार्ट 2। आरून एक बंगले के सामने कार रोकता है। कार से उतर के बंगले को देखता है। वहाँ और भी बंगलोज थे जो बहुत खूबसूरत थे। अपने बंगले का डोर खोलकर कार में वापस बैठ जाता है। कार को अंदर ले जाता है, फिर कार पार्क करके उतर के लॉन्च में चला जाता है। लॉन्च बहुत ही प्यारा डेकोर किया होता है। लंबे लंबे लाइट पर पर्पल कलर के नेट के पर्दे लगे होते हैं। आरून सारे लॉन्च के पर्दे हटाता है। हर दीवार जहां से बाहर का लॉन और पार्किंग एरिया दिखता है सब शीशे की बनी होती है। आरून पूरे घर को घूमकर देखता है। पूरा घर साफ सुथरा होता है, जिससे कोई यहाँ रोज सफाई करता हो आकर। आरून उदास हो जाता है। मैं कैसे जीऊँ, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। आरून चीखता है, कैसे ये सब मेरी वजह से हुआ। मॉम मेरी वजह से मारी गई। अगर मैं वैम्पायर ना होता तो ऐसा कुछ ना होता। मॉम जिंदा होती, सबको बर्बाद कर दूंगा। आरून गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगता है। जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथ में कांच का टुकड़ा लग जाता है। हाथ से खून बहने लगता है। आरून खून को देखकर चकरा जाता है। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा आता है लड़की का, और वो उसके सर पर झुका हुआ है खून पीने। अचानक सारा मंजर आंखों के सामने से गायब हो जाता है। आरून उठकर अपने कमरे के वॉशरूम में जाता है। मिरर में खुद को देखता है, फिर उस मंजर को याद करने लगता है जो अभी उसे याद आया था, पर उसे याद नहीं आता। गुस्सा आने लग जाता है खुद पर। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता। अपने हाथ को देखता है। खून की खुशबू से अपनी तरफ खींच रही होती है। अपने हाथ को मुंह से लगाने लगता है। खून मत पीना आरून। उसकी माँ की आवाज कानों में जैसे गूंजने लगती है तो रुक जाता है और जल्दी से अपने हाथ वॉश करने लगता है। वही वॉशरूम में टाइल्स से टेक लगाकर बैठ जाता है। उसे दोनों गम खा रहे थे, अपनी मॉम को खोने का और दूसरा वैम्पायर होने का। वॉशरूम से निकलकर अलमारी की तरफ जाता है, फिर रुक जाता है। कपड़े तो है ही नहीं मेरे पास, सारे उस घर में आग लगा दिए। रूम से बाहर आता है। कार में बैठकर निकल जाता है मार्केट की तरफ कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। शाम के वक्त जाल्फा अपनी मॉम के साथ बाजार जाती है। जाल्फा अपनी मॉम की दोस्त की बेटी की मंगनी में पहनने के लिए ड्रेस खरीदने। जाल्फा की मॉम की डिवोर्स हो चुकी थी 10 साल पहले, जब जाल्फा 9 साल की थी। जाल्फा के डैड किरानी साहब एक गुस्से वाले शख्स थे। हर वक्त लड़ते थे, कामला को मारते पीटते, पैसे मांगते। इसलिए कामला ने उनसे डिवोर्स ले ली थी। वो अपनी बेटी को भी नहीं चाहते थे, और अब वो कहाँ होते ये बात कामला और जाल्फा को नहीं मालूम। जाल्फा को भी अपने डैड पसंद नहीं थे। जाल्फा की मामा एक होटल में मैनेजर है, इसलिए उनका अच्छा गुजारा हो जाता था। जाल्फा मेहरून कलर की नेट की सादा सी फ्रॉक लेती है। मेहरून रंग की हाई हील वाली सैंडल भी लेती है। अपनी मामा के साथ शॉप से बाहर निकलती रहती है। मामा आपको कुछ लेना है तो आप ले आए, मैं कुछ खा लेती हूँ। जब तक फूड कोर्ट से जाल्फा अपनी मामा से कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम वहीं रहना, मैं कुछ ज्वेलरी लेकर आती हूँ। उसकी मामा जाल्फा से कहकर चली गई। जाल्फा अपने ख्यालों में खोई फूड कोर्ट में जा रही थी। अचानक किसी से टकरा गई। जब सामने देखा तो वो नीली आंखों वाला लड़का आरून सामने खड़ा था। जाल्फा पलक झपकना ही भूल गई उसको देखकर। आरून अपने वैम्पायर होने की वजह से गुस्से में था। बिना कुछ सोचे आरून उस लड़की जाल्फा को धक्का दे दिया और वो गिर गई। जाल्फा के हाथ से शॉपिंग बैग्स भी गिर गए। अगर चलना नहीं आता तो घर में रहा करो, बोलकर वो आगे बढ़ गया। आरून एक सॉफ्ट हार्ट बॉय है, पर मॉम की डेथ के बाद उसे हर किसी पर गुस्सा आने लगा। जाल्फा एक बार फिर उस बेरहम इंसान को जाता देख रही थी। जाल्फा सोच भी नहीं सकती थी वो कभी मिलेगा तो उसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा। कोई इतना जालिम भी हो सकता है। जाल्फा की आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरने लगे। आते जाते लोग उसे देखने लगे। जाल्फा आंसू साफ करके उन सबको मुंह बनाकर देखती है और कहते हुए उठती है, क्या यहाँ शो चल रहा है? बहुत बुरे है ये इंसान। खुद से बोलते हुए चलने लगती है। उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। कुछ खाए बिना मॉल से बाहर निकलकर कार के पास जाके खड़ी हो जाती है। चाबी तो उसकी मामा के पास थी। घड़ी में टाइम देखी तो 9 बज रहे थे। उस नीली आंखों वाले के बारे में अब कुछ भी सोचना नहीं है।
बहुत बदतमीज इंसान है वो, ठीक कहती है एमिली, वो अच्छा नहीं है। ओह मामा, मुझे ढूंढ ना रही हो। उसे याद आया तो सेल निकाल कर अपनी मामा को कॉल मिलाकर कान से लगाती है, फिर कान से हटाती है। ओह मामा का तो फोन स्विच ऑफ है। ओह नो, अब क्या करूं मैं। कार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। फिर से उसे आरून नजर आया। आरून उसकी तरफ ही आ रहा था क्योंकि उसकी कार भी उसी लाइन में पार्क थी। कितना एटीट्यूड है इस लड़के में, और बदतमीज भी कितना है। शक्ल से तो मासूम लगता है। मुझे धक्का दिया अभी बताती हूँ मैं इसको। आरून जैसे ही उसके सामने से गुजरता है तो ज़ालिफा उसके सामने आकर रुक जाती है और फिर कहने लगती है। उससे पहले आरून अपने सामने उसे देखकर पहचान जाता है। मैंने धक्का दिया था तुमको, तुम वही लड़की हो ना, तुम मेरे सामने फिर आ गई। आरून इतना ही बोलता है। ज़ालिफा गुस्से में तो पहले से ही थी। उसे उसकी बातों को सुनकर और गुस्सा आ जाता है। उसको चीख कर कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं। तुम खुद को यहाँ का शहजादा समझते हो। जब चाहे एक्सीडेंट कर दो और जब चाहे धक्का देकर गिरा दो। तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं। तुम्हारी तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी मुझे उस दिन, लेकिन तुम रुको, अभी करती हूँ पुलिस को। ज़ालिफा फोन निकालती है पर्स से। आरून ज़ालिफा को घूर कर देखने लगता है। गुलाबी सुनहरी गोरा रंग, काले बाल, करली जिनको जुड़ा बना था और कुछ लटे चेहरे पर आ रही थी उड़ उड़कर। हरी ब्लैक शेडेड आंखें, पूरा चेहरा पिंकिश ब्लैक रंग का, लॉन्ग कोट में मलबूस, किसी परी जैसी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बगैर रुके बोली जा रही थी। पर आरून को उसकी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हाथ से फोन छीन लिया। हाँ, हूँ मैं यहाँ का शहजादा और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, समझी तुम? और अब मेरे सामने कभी मत आना, हटो रास्ते से मेरे। आरून कहता है ज़ालिफा से। इतने में ज़ालिफा की मामा की आवाज आती है। ज़ालिफा, मैं तुमको फूड कोर्ट में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ लोगों से लड़ाइयाँ कर रही हो। मामा, ये लड़का। ज़ालिफा अपनी मामा से कहती है। ज़ालिफा चुप हो जाओ और कार में बैठो। ज़ालिफा की बात सुने बिना ज़ालिफा की मामा ज़ालिफा को डांट देती है। ज़ालिफा को तो इंसल्ट महसूस होती है। फिर से वो रोने लग जाती है। सॉरी बेटा, ज़ालिफा की तरफ से, ज़ालिफा की मॉम कहती है आरून से। ज़ालिफा अपनी मामा को देखने लगती है। मेरा साथ देने की बजाय मामा इसको सॉरी बोल रही है। सोचती है, फिर कहती है, मामा आप इसे सॉरी क्यों बोल रही है? सॉरी तो इसको बोलना चाहिए, मुझे नहीं। ज़ालिफा, मैं कह रही हूँ कार में बैठो, कामला कहती है। नहीं मामा। आप इस लड़के की वजह से मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। आप मुझे डांट रही हैं। ज़ालिफा की मामा हाथ पकड़कर कार में बैठा देती है उसे। आरून से सॉरी करती तो आरून कहता है, आंटी इट्स ओके। आरून का गुस्सा खत्म हो जाता है। आरून को अपनी मामा याद आ जाती है। आरून अपनी कार की तरफ चला जाता है। सारा रास्ता ज़ालिफा अपनी मामा से बात नहीं करती, ना ही कामला कुछ पूछती है। घर पहुंचकर ज़ालिफा अपने रूम में चली जाती है, रूम को लॉक कर लेती है। ज़ालिफा, ये क्या बदतमीजी की आज तुमने? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, कामला कहती है। पर ज़ालिफा कोई जवाब नहीं देती। फिर गुस्सा जब कम होता है तो वो बाहर आती है। जी मामा, क्या बात करनी है आपको मुझसे? ज़ालिफा, तुमको पता है तुमने आज क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया मामा, सब कुछ उस लड़के ने किया। खैर अब बात सुनो मेरी, कामला बोलती है। जिस लड़के से तुम आज लड़ रही थी वो मेरे बॉस है। ज़ालिफा हैरान हो जाती है ये सुन के कि जिसे वो हर वक्त सोचती है वो उसकी मामा का बॉस है। पर आपने तो बताया था कि वो आपकी होटल की ओनर एक औरत है। हाँ, वही थी, आसिया साहिबा की डेथ हो गई है। ये मैम आसिया का बेटा आरून शफान है। अब से यही हमारे बॉस है। आपको कैसे पता? आसिया मैम हमेशा अपने बेटे का जिक्र करती थी और अभी एक वीक पहले उन्होंने हम सब वर्कर को बताया था असल ओनर उनका बेटा है। फिर आसिया मैम ने हमें अपने बेटे की कुछ तस्वीरें भी दिखाई लैपटॉप पर। आसिया मैम का बेटा मुझे नहीं जानता, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। अब वो होटल के मालिक है। अब आरून शफान संभालेंगे अपने होटल को और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो मुझे जॉब से फायर ही ना कर दे। ज़ालिफा बिना कुछ कहे अपने रूम में चली गई। जो कुछ हुआ अब उस पर मजीद कामला का कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं था, तो वो भी चुप हो गई। आरून शफान, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। बेड पर लेटे हुए ज़ालिफा सोचती है।
आगा वैम्पायर, अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लाउंज में बैठे अरुण आगा को आज रात ही खत्म करने का सोचता है और उठकर उस जगह जाता है। उसने अपनी पावर से पता कर लिया था कि आगा वैम्पायर कहाँ है। जंगल में इस वक्त काफी अंधेरा था जब अरुण उस जगह पहुंचा। वहां मौजूद वैम्पायर इस इंसानी वैम्पायर की खुशबू महसूस कर लेते हैं और अरुण पर हमला कर देते हैं। ये 4 वैम्पायर थे। अरुण खुद को उनसे बचाता है। अरुण अपने हाथों को देखता है। उन वैम्पायर ने अरुण के हाथों को अपने हाथों के बड़े नाखूनों से जख्मी कर दिया था। अरुण के हाथों से खून निकल रहा था। खून को देखकर फिर से वही चेहरे की झलक नजरों के सामने आती है, फिर गायब हो जाती है। अरुण अपने वैम्पायर रूप में आने लगता है। अरुण जोरदार दहाड़ता है कि सारे वैम्पायर उसकी आवाज से डर जाते हैं। अरुण की आंखें लाल हो जाती है, चेहरे पर निशानात पड़ने लगते हैं, हाथों के नाखून बड़े हो जाते हैं। अरुण इतनी तेजी से उन चारों की तरफ दौड़ता है और फिर उन वैम्पायर के सीने में चाकू घोंप देता है ताकि ये वैम्पायर्स हमेशा के लिए मर जाए और जिंदा ना हो सके। उन चारों को मारकर आगे बढ़ता है आगा वैम्पायर को खत्म करने के लिए, पर वैम्पायर आगा वहां से चले ही जा चुका था, क्योंकि वो जानता था अरुण का कोई भी वैम्पायर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अरुण इन सबसे ताकतवर वैम्पायर है। इसलिए वैम्पायर आगा अरुण का खून पीकर खुद ताकतवर बनना चाहता था। अरुण वैम्पायर रूप में अपने घर की तरफ चल देता है। खून उसके हाथों से बह रहे होते हैं। आज नहीं तो क्या हुआ, पर बहुत जल्दी तेरी मौत आने वाली है आगा वैम्पायर, अरुण जोरदार आवाज में चीख कर बोलता है। घर पहुंचकर शीशे के सामने खड़े हो जाता है। अपना वैम्पायर रूप में खुद को देखता है। इस रूप में अरुण को अपने ऊपर खूब गुस्सा आता है। मैं क्या बन गया हूँ? नहीं हूँ मैं वैम्पायर, मैं एक इंसान हूँ, वैम्पायर नहीं। चीखता है। पूरे घर में उसकी आवाज गूंजती है। जोरदार मुक्का शीशे पर मारता है। शीशे के टुकड़े हो जाते हैं। उससे वो रात याद आती है। उसने एक जानवर का खून पिया था। मैंने किसी की जान ली, ये मैंने क्या किया? उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। और ये चेहरा धुंधला किसका है और बार बार मुझे क्यों दिखाई देता है? क्या ताल्लुक है मेरा इससे? कौन है? क्या मैंने इस लड़की की जान भी ली है? फिर अचानक ख्याल आता है, जब मैंने खून को देखा वही चेहरे की झलक नजर आती है। अरुण सोच रहा होता है। फोन बजने की आवाज आती है। रूम में जाते ही साइड टेबल पर रखा फोन उठता है, दीवार पर दे मारता है। फोन की आवाज बंद हो जाती है। अरुण अपने इंसानी रूप में वापस आता है। इस तरह मैं नहीं जी सकता, तुम्हें जीना होगा मेरे बेटे। डायरी पर लिखे अल्फाज याद आते हैं तो कुछ एहसाब ढीले पड़ जाते हैं। आईने के सामने खड़ी जालिफा अपने बालों में जोड़ा बनाने में मसरूफ होती है। जब उसे याद आता है फोन तो मेरा उस लड़के के पास है। रूम से निकलकर किचन की तरफ जाने लगती है। फिर सोचती है आज बाहर से ही कुछ खा लूंगी। वापस रूम में आती, अपना बैग उठाती, घर से निकल जाती है। काफी देर पैदल चलने के बाद बस स्टैंड पर पहुंचकर बस में बैठ जाती है। 25 मिनट बाद वो सीवियन लियो में उतरती है। सामने ही एक बड़ा सा होटल दिखता है। उस होटल में जालिफा काफी बार दोस्तों के साथ आ चुकी थी। ग्लास डोर खोलकर अंदर चली गई। सामने बहुत सारे कांच के टेबल पर रखे ग्लास उठाते ही जोर से जमीन पर फेंक देती है। सारे वर्कर्स भागकर जालिफा की तरफ आते हैं। मैम, ये क्या कर रही है आप? बगैर जवाब दिए जालिफा आगे चलती हुई नजर आती है। काउंटर पर रखे ग्लास भी जमीन पर गिरा देती है। सारे होटल में रखे ग्लास गिरा देती है। एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लेती है। जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं उनको डराती है। करीब मत आना वरना मैं उसकी जान ले लूंगी। कोई भी डर के करीब नहीं आता। जालिफा को अरुण कोई भी करीब नहीं आता जालिफा के। अरुण होटल पहुंचता है। होटल में हर तरफ कांच पड़ी देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर वेटर्स को देखता है। सारे वेटर्स खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। किसी ने इस लड़की को रोका क्यों नहीं? सर, ये हमें अपने करीब ही आने नहीं दे रही थी। अरुण को देखकर जालिफा फातिहाना मुस्कुराती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आप सारे वर्कर्स बाहर जाए, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। गुस्से से अपने वर्कर्स को बोलता है। सारे बाहर चले जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिस्टर अरुण, तुम समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी। वैसे भी मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरा सेल फोन मुझे वापस करो, अभी और इसी वक्त।
आरून तेजी से चलते हुए उसके करीब आता है। जाल्फा डर के पीछे होती काउंटर से लग जाती है। आरून और जाल्फा के दरमियान 2 कदम का फासला रहता है। आरून जाल्फा के और नजदीक आता है। जाल्फा की आंखों में घूर कर देखने लगता है। जाल्फा की हार्ट बीट तेज होने लगती है। ये वही इंसान था जिसके ख्यालों में जाल्फा दिन रात खोई रहती थी। आज वो उसके इतने करीब खड़ा है। जाल्फा का तो चेहरा पिंक हो जाता है, दिल को राहत सुकून मिलने लगता है। लेकिन आरून का तो जाल्फा की शक्ल देखकर गुस्सा बढ़ता ही जाता है। जाल्फा, ये क्या कर रही हो तुम? जब कामला होटल के अंदर आती है तो वो कामला की आवाज सुनकर आरून मुड़ता है तो कामला अपना तारुफ करवाती है कि वो मैनेजर है इस होटल की। होटल में कांच पड़ी देखकर कामला कहती है, ओ जाल्फा, तुमने क्या किया? मामा, मैंने तो अपना हिसाब पूरा किया है। प्लीज आरून बेटा, जाल्फा को माफ कर दे। कामला साहिबा, आपकी बेटी ने जो किया है उससे माफ नहीं किया जा सकता। आरून अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है, अच्छा, जो तुमने किया वो माफ किया जा सकता है? जाल्फा आहिस्ते से बोलती है, वरना मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता। आरून फिर गुस्से से कहता है, कामला साहिबा, आपकी वजह से मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बेटी को यहाँ की सफाई करनी होगी और सारा नुकसान भी ये खुद पूरा करेगी। ओके मामा, मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी और सारा नुकसान भी पूरा कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। जाल्फा कामिला के बोलने से पहले ही बोल पड़ती है। कामिला हैरान हो जाती है, जो घर के काम नहीं करती थी वो यहाँ होटल की सफाई करने की हामी भर ली बगैर किसी जबरदस्ती के। ओके, आरून आए, मैं आपको पूरा होटल दिखाती हूँ और कुछ बुकिंग के ऑर्डर आए हैं आज के ही, उस पर भी बात करनी है। कामला साहिबा, आप मेरी मॉम जैसी है, आप मुझे आप मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपनी मॉम की तरह। आरून, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की वजह से, नादान है अभी। अरे नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, आप शर्मिंदा मत हो। हाँ, तो आप क्या बता रही थी बुकिंग के बारे में? चले आए, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। बहुत मुश्किल है सफाई करना, मैं तो थक गई हूँ, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, बहुत भूख लग रही है, कमजोरी हो रही है बहुत, मुझसे तो काम भी नहीं हो रहा, मुझसे काश मैं ये ना करती। बदला लेने तुम बहुत जालिम हो आरून। जूड़े में मकीद बाल जूड़े से निकलकर कमर पर गिर जाते हैं, लटे चेहरे पर उड़ उड़कर जाल्फा को परेशान कर रही थी। जाल्फा कांच के टुकड़े समेटते हुए खुद से बोलते जा रही थी। सारे वेटर जाल्फा को ही देखने लग जाते हैं। क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज से पहले खूबसूरत लड़की को काम करते नहीं देखा क्या? जाल्फा मुस्कुराती हुई बोलती है, अपना काम करे। जाल्फा इस वक्त आरून के ऑफिस के पास कांच के टुकड़े को उठाकर डस्टबिन की तरफ जाने के लिए मुड़ती ही है कि एक वेटर से टकरा जाती है। सारी कांच गिर जाती है, साथ में जाल्फा भी गिर जाती है। आरून अपने रूम से उसी वक्त बाहर निकल कर आता है। जाल्फा उसके ऑफिस के साइड आरून की नजरों के सामने गिरती है। जाल्फा हाथ को देखती है तो खून देखकर जाल्फा की चीख निकलती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। आरून जाल्फा के करीब आता है, जाल्फा को उठाने के लिए झुकता है। खून देखकर आरून की आंखें लाल होने लगती है। आरून जल्दी से जाल्फा को उठाकर अपने रूम में चला जाता है, कोई उसे इस रूप में ना देख ले। कामला उस काम की वजह से इस वक्त होटल से बाहर गई हुई थी। जाल्फा को काउच पर लिटाता है, उसके हाथ पर लगे खून को देखने लगता है। आरून वैम्पायर रूप में आ जाता है। जाल्फा के हाथ से खून की खुशबू उससे अपनी तरफ खींच रही होती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसके हाथ को पकड़ के अपने होठों के करीब ले जाता है। वो चेहरा उसकी नजरों के सामने जो आता था अब वो बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। एक झटके से आरून जाल्फा का हाथ छोड़ता है। ये जाल्फा को देखने लगता है। ये वही लड़की है जिसका मैंने एक्सीडेंट किया था और खून भी पिया था और रोड पर छोड़कर आ गया था। उसकी सिर्फ आंखें देख सका था। अब इसे समझ आती है कि जाल्फा बार बार एक्सीडेंट की बात क्यों कर रही थी। परी जैसा खूबसूरत सुनहरी पिंक चमकता चेहरा, आंखें बंद होने पर इतनी हसीन लग रही थी। काली घनी पलकें चेहरे को मजीद दिलकश बना रही थी। घुंघराले काले बालों पर हल्के ब्राउन शेड बालों की लटें रोल हुई चेहरे पर थी।
आरून कुछ देर जाल्फा को यूं ही देखता रहता है। आरून वापस इंसानी रूप में आ जाता है। टेबल पर से फोन उठाता है। अंदर बैंडेज लेकर आओ बोलकर फोन रख देता है। वेटर बॉक्स लेकर आता है। बाहर की सफाई अब तुम लोग कर लो। तो वो वेटर से कहता है। फिर आरून खून साफ करके बैंडेज करने लगता है। जब तक जाल्फा भी होश में आ जाती है, आरून उसकी आंखों में देखता है। वही खूबसूरत आंखें, वही मंजर याद आता है, वही आंखें। आरून उसका हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता है। आरून को अपने करीब देखकर उठकर बैठ जाती है और कुछ कहे बिना जाने लगती है, क्योंकि उसको कांच समेटनी होती है। आरून भी कुछ नहीं कहता। बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो कांच अब कहीं नहीं देखती। जाल्फा हैरान हो जाती है। रूम में वापस आती है। मिस्टर आरून, आपने मेरे साथ बुरा किया और बदले में मैंने आपके साथ बुरा किया। आपका नुकसान करके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगी। फिर वो रूम से चली जाती है। अपना कोट पहनती है। होटल से बाहर निकल आती है। आरून भी उसके पीछे आता है। उसके जाते ही आरून बेसुकून होने लगता है। एक पल में सब बदल गया। कुछ घंटे पहले वो बहुत बुरी लग रही थी। आरून होटल से निकलकर कार की तरफ चला जाता है। आरून, तुम मुझे अच्छे लगते हो। शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ उस दिन से जब पहली बार देखा, पर शायद मैं तुमको कभी पसंद ही नहीं आई। अब मैं तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं आऊंगी कभी। बेड क्राउन से टेक लगाए डायरी में लिखने लगती है। आंखों से आंसू खुद ही निकलने लगते हैं। मैंने तुमको कभी पाया ही नहीं तो खोने का डर क्यों है? मेरी सांस क्यों रुकने लगती है? जाल्फा डायरी बंद करके खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है। इतनी देर के बाद भी उसका दम घुट रहा था। इतनी ठंड के बाद भी उसका दम घुट रहा था। कहीं से आरून मेरी नजरों के सामने आ जाए, काश। आंसू गालों से लुढ़क कर बहने लगे। रात के 2 बजे थे। समंदर के किनारे पत्थर पर बैठा वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। मुझे क्यों लगता है कि मेरा उस लड़की से गहरा ताल्लुक है? अचानक खड़ा होकर कार में बैठ जाता है और रश ड्राइविंग करने लगता है। जाल्फा के घर के सामने कार रोक देता है। घर का जायजा लेने लगता है। घर बाहर से बहुत छोटा होता है। आरून एक लम्हे में उसके घर के अंदर होता है। जितना छोटा बाहर से था, अंदर से भी छोटा था, बहुत ही छोटा। 2 कमरे, सामने छोटा सा लाउंज, उसी के सामने ओपन किचन। पूरे घर में अंधेरा था। सिर्फ एक रूम में से धीमी सी रोशनी जो दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही थी। आरून पलक झपकते ही रूम के अंदर गया व नजर वहीं ठहर जाती है। सुनहरी गुलाबी परी चेहरा नाइट बल्ब की हल्की रोशनी पड़ने से चमक रहा था। आरून बेड पर उसके पास बैठ जाता है। तुम कौन हो? मैं ये नहीं जानता, ना ही सोचना चाहता हूँ। अपने होठों को उसके करीब ले जाता है। खून की खुशबू आती है। आरून की आंखें लाल होने लगती है। बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं। आरून जाल्फा पर झुककर अपने नुकीले दांत जाल्फा के होठों में गाड़ देता है। जाल्फा के होठों के लम्स आरून को महसूस होते। धड़कनों की आवाज उसके कानों में आने लगती है। सांसों की गरमाइश आरून के चेहरे पर महसूस होती है तो आरून एक पल में जाल्फा से दूर हट जाता है। कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। अगले ही लम्हे कार में बैठकर कार को घर जाने वाले रोड की तरफ मोड़ लेता है। दर्द की वजह से जाल्फा की आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी कोई था मेरे करीब? इससे एक खुशबू महसूस होती है। पर्दा भी हिल रहा था। जाल्फा बेड से उठकर खिड़की की तरफ आती है। घड़ी देखती है तो 3:30 बज रहे थे। ओह, शायद मैं खिड़की बंद करना भूल गई। मेरा वहम है, शायद कोई ख्वाब देखा होगा मैंने। होठ पर फिर से दर्द की ठेसें महसूस होती है। हाथ लगाकर चेक करती है। हाथ पर खून देखकर वॉशरूम में जाती है। शीशे में देखती है। होठ पर खून लगा था। ये खून कहाँ से आया? जाल्फा की तो जान निकलने लगती है। चेहरा खौफ की वजह से लाल पड़ने लगता है। मुंह धोकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ जाती है। अब मुझे नींद नहीं आएगी। नेवी ब्लू रंग का लिबास पहना था आज जाल्फा ने। वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। अपने होठों को देखकर रात वाली बात उसे याद आती है। पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ रात को। होठों को करीब से देखती है। एक निशान नजर आता है। ये निशान कैसा है? मुझे तो कोई चोट नहीं लगी थी। उफ, शायद लगी हो, मुझे याद नहीं। फिर अपने बालों को ब्रश करने लगती है।
घुंघरियाली बाल हस्बे मामूल खुले थे। वो बेहद हसीन थी। उससे मेकअप या लिपस्टिक की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। गुलाबी होठ, धूप की किरणों जैसा सुनहरी गुलाबी चेहरा, ग्रीन और ब्लैक शेड आंखें, वो परी जैसी थी। यही वजह थी यूनिवर्सिटी के लड़के उस पर इतना मरते थे, पर उससे उन लड़कों की क्या परवाह थी। वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कभी अहमियत नहीं देती थी। पर वो एक लड़का नीली आंखों वाला मुझे इतना अच्छा क्यों लगा है? उसने तो मेरे साथ बुरा किया, पर मुझे वो बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं फिर से उसके बारे में सोच रही हूँ। उफ, लेट हो जाऊंगी यूनी के लिए, असाइनमेंट देनी है सर को। ब्रेड का पीस हाथ में उठाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। कल कहाँ थी तुम? फोन भी नहीं उठा रही थी। फोन भी ऑफ था तुम्हारा। मैं परेशान हो गई थी। वो फैमिली, इतने सवाल आते ही यार, सब्र तो बताती हूँ। बस एक प्रॉब्लम आ गई है, मुझे जॉब चाहिए। तुम्हारी नज़र में है कोई जॉब, पर टाइमिंग शाम की हो? नहीं, मेरी नज़र में नहीं। क्यों, क्या हुआ? आंटी की जॉब चली गई क्या? नहीं, मुझे किसी का नुकसान पूरा करना है। किसका करना है? आरून का। कौन आरून? यार वही नीली आंखों वाला। जाल्फा सारी बात अमेली को बता देती है। देखा जाल्फा, मैंने कहा था ना, वो लड़का ठीक नहीं। खामोश हो जाओ अमेली, मैं कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती उसके बारे में। हद है जाल्फा, तुम अभी तक उसके लिए जज्बात रखती हो। इतना सब होने के बाद भी। हाँ, अब कोई सवाल नहीं करना एमिली, मैं उसे पसंद करती हूँ पहले दिन से। अब वो चाहे मेरे साथ जो सलूक करे। वो वैसे ही परेशान है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। चलो क्लास में चलते हैं, लेक्चर शुरू होने वाला है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।